गिल की आंधी के बाद ब्रेसवेल का तूफान। हाँ जी, गिल की आंधी के बाद ब्रेसवेल का तूफान। यही हाल रहा पूरे मैच का। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई। इंडिया ने 12 रन से जीत दर्ज की। एक ऐसा मैच जिसमें टॉस जीतने की शुरुआत के साथ भारत के लिए लगभग आधे से ज्यादा, जब 50 ओवर इंडिया इनिंग के हो गए थे और जब 25 ओवर मींस की आधे से ज्यादा न्यूजीलैंड की इनिंग खत्म हो गई थी, इंडिया की जीत पक्की नजर आ रही थी। इंडिया ने 349 का स्कोर खड़ा किया शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के बाद। उसके बाद से न्यूजीलैंड का स्कोर था 131 पर 6। मैच पूरी तरह इंडिया के आगोश में था। यहां पे आते हैं मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर आते हैं और वो साथ देते हैं माइकल ब्रेसवेल का। ब्रेसवेल और सेंटनर की जोड़ी एक असंभव से दिख रहे टारगेट को, और न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री के, ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री के लिए अगर हम 7वें विकेट की साझेदारी देखें तो ये सबसे बड़ी साझेदारी हुई। मैच पूरी तरह इंडिया के आगोश में, और इस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड के लिए मैच की राह बिल्कुल आसान कर दी। न्यूजीलैंड की जीत सुनिश्चित नजर आ रही थी, लेकिन फिर यहां से आपके मोहम्मद सिराज भारत को वापसी कराते हैं। लेकिन एक छोर पर अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की ओर से, तो माइकल ब्रेसवेल ने जो बैटिंग की, एक बार मैं आपको उनकी इनिंग बता देता हूं। 78 गेंदों पे 140 रन, 10 छक्के और 12 चौके। शुभमन गिल, इसी मैच में गिल ने 208 रनों की इनिंग खेली थी। इस इनिंग ने ना शुभमन गिल के 208 रन की इनिंग को फीका कर दिया। 208 रन बनाने के बावजूद शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच भले ही शुभमन गिल को मिला, लेकिन माइकल अगर इसकी बैट्समैन के देखा जाए तो ये जो इनिंग थी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग चेजिंग कॉज में। अगर फॉरेन इंडिया के खिलाफ एक मैच चेज ऑस्ट्रेलिया ने 350 प्लस किया था, एक इंग्लैंड ने किया था, लेकिन ये इनिंग अपने आप में खास थी। आखिरी ओवर में 20 रन की जरूरत थी और बॉलर थे शार्दुल ठाकुर। फर्स्ट बॉल 6, 5 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता, फिर एक वाइड आता है 5 गेंदों पर 13, फिर वहां पे एक बॉल शार्दुल ठाकुर का मैजिक काम करता है और माइकल ब्रेसवेल आउट होते हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें ब्रेसवेल और आपकी सेंटनर की, तो 131 पर छठा विकेट गिरता है और 7वां विकेट 293। यानी अगर देखा जाए तो 162 रन की पार्टनरशिप होती है। और बॉलें अगर मैं बताऊं आपको तो आप सरप्राइज हो गए, बॉलें उन्होंने केवल खेली 98 के अप्रॉक्स बॉल पे, लाइक कि 10 रन का रन रेट उन्होंने मेंटेन किया और इंडिया को इस मैच में बैकफुट पर ढकेल दिया। 350 का टारगेट, 131 पर 6, फिर भी आप बैकफुट पे। कहीं ना कहीं अगर मैं एक बार स्कोर कार्ड आपको बता दूं, टॉस जीता इंडियन टीम के 350 रन के टारगेट का अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। और मैं बता दूं एक बार स्कोर बोर्ड, तो न्यूजीलैंड की ओर से डेविड कॉनवे उनके बहुत सस्ते में आउट हो गए 10 रन बना के। इसके अलावा हेनरी निकोलस ने 18 रन बनाए, डैरी मिचेल ने 9 रन बनाए, 24 रन उनके कैप्टन टॉम लैथम ने बनाए। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स भी आज नहीं चले, 11 रन। इसके अलावा फिन एलन ने ओपनिंग में 40 रन की 39 बॉल पे एक इनिंग खेली। इसके अलावा देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम का कोलैप्स हो चुका था 6 विकेट गिरने के बाद, जब 131 पे, और उस टाइम तक मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने शानदार बॉलिंग की थी। हार्दिक पांड्या महंगे रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद से जो पार्टनरशिप हुई इनकी 162, उसने मैच में पूरी तरह न्यूजीलैंड को ला दिया। न्यूजीलैंड एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। वहां पे मोहम्मद सिराज ने क्या बॉलिंग की, मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में 2 विकेट लिए और मैच को इंडिया के पक्ष की ओर ढकेल दिया। लेकिन सेंटनर के आउट होने के बाद 8 विकेट गिर जाने के बावजूद आपके ब्रेसवेल ने हार नहीं मानी, मैच को अंत ओवर तक ले गए। 20 रन थे लास्ट ओवर में और न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता था। ब्रेसवेल आउट हुए तो ये मत भूलिए कि भी 4 गेंदें बाकी थी, यानी 4 गेंदों पर अगर ब्रेसवेल आउट नहीं होते तो ये मैच न्यूजीलैंड जीत चुका होता। अभी हमने रिसेंट सीरीज श्रीलंका के साथ खेली। श्रीलंका की टीम
एशिया कप जीत के आई है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी फीका रहा। T20 फॉर्मेट को अगर हटा दिया जाए तो ओडीआई फॉर्मेट में श्रीलंका और इंडियन टीम का कोई मेल जोल नहीं है। एक तरफ इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भारत के मुकाबले काफी हल्की नजर आई। लेकिन आज न्यूजीलैंड जो नंबर 1 साइड है ओडीआई क्रिकेट में, रैंकिंग के अकॉर्डिंग दुनिया के नंबर 1 टीम है, उसने बता दिया कि वो क्यों नंबर 1 टीम है। ये कोई हल्की टीम नहीं है, टक्कर की टीम है। मजा आया मैच में, धमाकेदार मैच हुआ। शुभमन गिल की तूफानी पारी, उसके शुभमन गिल की आंधी आई, आंधी वाली पारी, फिर तूफान ला दिया, सुनामी ला दिया मेरे अकॉर्डिंग आपके माइकल ब्रेसवेल ने एक और मैच जिताया था। आयरलैंड से मैच था, न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर गए थे, न्यूजीलैंड हार चुका था, आखिरी ओवर में 24 रन की रिक्वायर्ड थी और माइकल ब्रेसवेल ने एक गेंद रहते लगातार 4 छक्के मार के वो मैच जिताया था। इसी लास्ट ईयर आपका मैच हुआ था आयरलैंड से। तो ब्रेसवेल का ये उनके ओडीआई क्रिकेट में, उनके इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में दूसरा शतक है। और इस शतक ने ना, अगर ये टाइमिंग अगर ये थोड़ी पहले आई होती, सपोज ये सेंचुरी अगर आईपीएल ऑक्शन के पहले आती, अब मत बोलिए, ब्रेसवेल सबसे महंगे बिके प्लेयरों में से एक होते। लेकिन ये जो इनिंग थी ये वर्षों याद रखी जाएगी। एक तरफ शुभमन गिल का सेंचुरी, डबल सेंचुरी। शुभमन गिल सबसे युवा हैं डबल सेंचुरी जमाने वाले, उनसे कम एज में किसी प्लेयर ने इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी ओडीआई में नहीं जमाया, तो सबसे युवा बल्लेबाज हैं बने। और दूसरी तरफ जो माइकल ब्रेसवेल की जो इनिंग, 5th डाउन पे आता है बंदा, क्या बैटिंग करता है। मैं बोल नहीं पाया, न्यूजीलैंड ने 131 पे 6 होने के बावजूद हथियार नहीं टाले और क्या बैटिंग की। लगभग मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ माय लाइफ जो मैंने चेज करते हुए देखी। दुर्भाग्यवश न्यूजीलैंड की टीम ये मैच को चेज नहीं कर पाई, लेकिन अगर चेज करती तो इस इनिंग की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती। फिर भी माइकल ब्रेसवेल की ये इनिंग आपको तमाम इंडियन प्लेयर्स, तमाम इंडियन स्पेक्टेटर्स, दर्शक, एम्पायर, इवन सभी लोग याद करेंगे। क्या हार्दिक पांड्या, भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या की तो उन्होंने अच्छी खासी खबर ली, छक्के पे छक्के। इसकी कई बॉल तो ऐसे थे जो कि काफी मुश्किल बॉल थे, उनपे भी जो एफर्टलेस छक्के मारे आपके माइकल, आपके बैसवेल ने, वो कोई भी क्रिकेट प्रेमी तो नहीं भूलेगा। एज ए क्रिकेट प्रेमी वो मैं इसे काफी हाई रेट करता हूं इस इनिंग का। प्रेशर में आप हो, 131 पर 6 है, 27 से 28 ओवर, आपके 28 ओवर हो चुके हैं, यानी आपकी रिक्वायर्ड रेट भी 22 ओवरों में आपको अभी बनाने हैं करीब आपको 250 रन, 200 रन करीब 220-30, और आपके पास 22 ओवर है, यानी लगभग आपको 10 रन रिक्वायर्ड वहां थी और आपके विकेट बस 4 बचे हुए। उस सिचुएशंस के बाद मैच को ऐसे सिचुएशंस में ले जाना जहां आपकी 4 बॉलें बाकी थी और मात्र आप 12 रन से हारते हो। अगर न्यूजीलैंड ये बैसवेल पूरे चारों बॉल खेल जाते पूरे 50 ओवर, तो न्यूजीलैंड इस मैच को जीत सकता था, जीतने के चांसेस में था न्यूजीलैंड। आप रोहित शर्मा कैप्टन का फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो, कितने फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। शार्दुल का जब आखिरी ओवर, जब फर्स्ट बॉल पर छक्का लग जाता है तो रोहित शर्मा पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उनको लगा कि मैच तो गया भाई, मैच तो बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया था। लेकिन उसके बाद से शार्दुल ठाकुर ने, शार्दुल ठाकुर का मैं अक्सर देखता हूं, शार्दुल ठाकुर महंगे रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट्स हमेशा लेते हैं। अब अगर मैं कुछ पॉजिटिव दोनों टीमों के लिए निकालूं तो इंडियन टीम अगर शुभमन गिल की इनिंग को निकाल दे तो किसी बैट्समैन ने 50 तक नहीं लगाई। मेन इंपॉर्टेंट इनिंग देखा जाए तो हार्दिक पांड्या हो गए, आपके रोहित शर्मा हो गए, बस बाकी बैट्समैन आपके हमारे उतने चल नहीं पाए इस मैच में। इवन कुल मिला के एकलौती इनिंग मैं बोलूंगा इंडिया की ओर से, अगर शुभमन गिल इस मैच में अगर नहीं चलते तो इंडिया बहुत पीछे था इस मैच में। न्यूजीलैंड 35-40 ओवर में मैच ये फिनिश था। अगर न्यूजीलैंड की ओर से मैं साइड में बात करूं तो जो मिशेल सेंटनर ने जो बैटिंग की, सेंटनर ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। हम बैसवेल के आगे सेंटनर को हम लोग नहीं बोल सकते। सेंटनर ने क्या ऑलराउंडर बैटिंग की, क्या जबरदस्त बैटिंग की। बॉलिंग में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लिया था विराट कोहली का।
तो मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड की ओर से टी20 इंटरनेशनल में आपने देखा होगा कि 5th डाउन पे आते हैं, 7वें क्रम पे आते हैं, तो न्यूजीलैंड उन्हें एक पूरा फुल बैट्समैन मानता है और आज उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। इसके अलावा अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूं, इंडियन टीम की बॉलिंग, आज हमने उमरान मलिक के जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया था। वाशिंगटन सुंदर, आपके कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्पिनर्स में देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर आज थोड़े महंगे रहे, उतने सफल नहीं साबित हो पाए, और शार्दुल ठाकुर महंगे रहे लेकिन लास्ट में उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लिया। लेकिन इन सब के बीच हार्दिक पांड्या का दिन आज काफी खराब रहा और लगभग 10 के ओवर गति से उन्होंने रन लुटाए। लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर रही मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस। अपने होम ग्राउंड पे मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट हासिल किए। जो लास्ट उन्होंने मैच श्रीलंका के वर्सेस खेला था उसमें भी उन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे। अगर पिछले 1 साल के जो वेस्टइंडीज दौरे से सिराज को मैं देखूं तो सिराज का वनडे में परफॉर्मेंस, टेस्ट में तो अजवेल उनका था ही, वनडे में भी उनका प्रदर्शन काफी ऊपर है। जबरदस्त बॉलिंग की और बैटिंग में, जैसा मैंने बताया था सुबह कि श्रेयस अय्यर की बैटिंग पिछले साल पॉजिटिव रहा और मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस, सिराज ने क्या परफॉर्मेंस दिया है बॉलिंग में। मोहम्मद सिराज इंडिया के एक इंपॉर्टेंट बॉलर बनते जा रहे हैं। अगर आप मैं देखा जाए वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस हर तरह के विकेट पे किया है, चाहे आप न्यूजीलैंड में देखो, चाहे आप इंडिया में देखो, हर तरह के ग्राउंड पर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप में। अगर जब बुमराह चोट के बाद वापसी करते हैं तो हो इनको मोहम्मद सामी से आप ऊपर देखोगे, पहले देखोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के दूसरे सबसे बेस्ट बॉलर साबित होंगे। मोहम्मद आपके बुमराह के बाद ये इनका पक्का है खेलना, जैसा इनकी परफॉर्मेंस है। कुल मिला के हमने ये भी देखा है कि रिसेंट कुछ मैचों से मोहम्मद शमी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस ओडीआई में भी अच्छी नहीं रही है, टी20 वर्ल्ड कप में उनका काफी साधारण रहा और इस साल ओडीआई वर्ल्ड जो उनके भी रिसेंट चल रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मोहम्मद सिराज जो हैं वो मोहम्मद सामी का प्लेस ले ले ओडीआई टीम में, और पहली चॉइस मोहम्मद सिराज आपके हो ना कि आपके बुमराह हो। दूसरा बात की चहल का टीम में ना होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इंडियन टीम का क्या मतलब, स्पिनर में हम किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो स्पिनर कौन होने चाहिए वर्ल्ड कप में, इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लास्ट सीरीज जो हुआ उसमें हमने वाशिंगटन सुंदर को उतने मौके नहीं दिए, इस सीरीज में हमने सुंदर को आज मौका दिया फर्स्ट मैच में, और एवरेज बॉलिंग की भी थोड़े महंगे साबित हुए। लेकिन ओवरऑल आपने देखा होगा वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड दौरे पर भी परफॉर्म किया था। एक बॉलर है रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद से रवि बिश्नोई को टीम से जैसे आउट ही कर दिया गया, वो तो मतलब चयनकर्ताओं के थीम स्कीम में भी नहीं है। इसके अलावा कुलदीप यादव की बॉलिंग में पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अगर कुलदीप यादव को इंडिया को ओडीआई में कम से कम लगातार मौके पे मौके देने चाहिए, बिकॉज कुलदीप यादव आपके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड स्पिनर में साबित हो सकते हैं वर्ल्ड कप में। आपके जडेजा वापस आ जाएंगे, जडेजा, आप अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, रवि बिश्नोई को मेरे अकॉर्डिंग इंडियन टीम को चहल के साथ रवि बिश्नोई को भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही शानदार स्पिनर है और एक जिगर वाले बॉलर है, जिगरे वाले, उनको पिटने से डर नहीं लगता और एक विकेट टेकर है, एबिलिटी उनके अंदर काफी जबरदस्त है। तो मेरे अकॉर्डिंग में मेरा मानना है कि रवि बिश्नोई ओडीआई टीम में भी होने चाहिए। टी20 टीम से में आपने छुट्टी की है, अब उनके तो आप कैरियर खाने पर लग गए हो यार। इंडिया, पता नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूं ना कि जब हमारे प्लेयर फॉर्म में होते हैं, जब जबरदस्त फॉर्म में होते हैं, तब हम लोग क्यों उन्हें सेलेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि रवि बिश्नोई टेस्ट मैचों में, सरफराज खान यार शतक पे शतक जमाते जा रहा है। सरफराज खान ने क्या नहीं किया यार, ब्रेडमैन जैसी एवरेज, ब्रेडमैन से भी बेटर उनकी रणजी में एवरेज है। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है पिछले रिसेंट 3 इयर्स में, फिर भी आप सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं करते हो। उनको पहले उन्हें बुलाया जाता था कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, उन्होंने जो फिटनेस का आपने पैमाना रखा योयो टेस्ट, उसको भी उन्होंने पास कर लिया है। अब क्या चाहते हो, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी दिखती है। तो अभी जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर यार, उनको तो लो। क्या रणजी की वैल्यू नहीं है? रणजी की वैल्यू आपको नहीं है। अभी कल आज ही उनकी सेंचुरी आई है। हर दूसरे मैच में, हर दिन की हेडलाइन में देखता हूं, स्पोर्ट्स हेडलाइन की, सरफराज ने जमाया शतक। सरफराज खान
क्या करोगे यार। आपने सूर्य कुमार यादव ने 10 साल तक उनका कैरियर धूल फांकते रहा। जब 30 प्लस हो गए आपने सूर्या को मौका दिया। आपने अगर सूर्या को पहले मौके दिए होते तो सूर्य कुमार यादव क्या होता, क्या रिकॉर्ड होता T20 में चाहे ओडीआई में। तो हमने इतने जबरदस्त टैलेंट को तो हमने बर्बाद कर दिया। अब हम लोग बर्बाद करने के पीछे हैं आपके सरफराज खान जैसे टैलेंटेड बैट्समैन। ओडीआई में मींस कि आप मौके दो ना, कब दोगे। ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस आपके आपने ऐसे सूर्य कुमार यादव को मौके दिया। मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट मैचों में सूर्य कुमार यादव से पहले सरफराज खान का जगह बनता था। आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में नहीं दिया। बांग्लादेश में आप ट्राई कर सकते थे। भाई क्या कर दे हो, 300 का एवरेज ले। भाई ये इंडिया है, यहाँ पे ना 300 रन बनाने के बाद प्लेयर अगले मैच से ड्रॉप हो जाता है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, 300 रन बनाओ और अगले मैच में गायब। ये तो है यहाँ सिचुएशंस। ईशान किशन डबल सेंचुरी मारने के बाद ड्रॉप होते हैं। अब ऐसा ना होना कि हम लोगों ने शुभमन गिल में इन्वेस्ट किया है और भारतीय चयनकर्ता जो है या जो हमारी टीम थैंक है वो काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए उन्होंने दिखाया रोल, शुभमन गिल पर भरोसा। तब ऐसा मत हो कि आप गिल को ही बाहर कर दो। मेरे अकॉर्डिंग आज हमने बेशक मैच जीता है लेकिन हमारी बॉलिंग की, हमारी परफॉर्मेंस की थोड़ी कलई खुली है। श्रीलंका के खिलाफ तो आपने झंडे गाड़ दिए, 317 रन से मैच जीते जो कि हिस्ट्री क्रिएट आपने कर दी है श्रीलंका के वर्सेस। लेकिन जब बराबरी की टीम आई ना तो आपकी पोल तो थोड़ी खुली है आज। अगर इंडिया ये मैच हार जाता, आप तो अभी भी मैच हारे ही हो। 12 रन से आपने बेशक मैच जीता है लेकिन मैच तो आपने गंवा दिया था। 131 पर 6, 131 पर 6 के बाद आप 349 आपने अप्रोक्स चेंज करा दिया था। यही आप बॉलिंग चल जाओ तो आप आउट कर देते हो श्रीलंका ऐसी टीमों को। आप 150 पे 200 पे 73 पे आउट कर देते हो। लेकिन जब बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप एक विकेट भी नहीं ले पाते हो बॉल। और दूसरा बात एम्पायरिंग जो आज का मैच का रहा वो भी काफी बिग कंसर्न रहा। खासकर चलो फील्ड एम्पायर का तो समझ में आता है, जो आपके थर्ड एम्पायर है रिव्यू के बाद जब उनके पास जाते हैं आपके फील्ड एम्पायर, तो थर्ड एम्पायर सबको, पूरी दुनिया को दिखा कि आपके हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे, फिर भी थर्ड एम्पायर ने उसे आउट करार दिया। सबको दिख रहा था सरेआम। कैमरा, आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी बेटर हो गई है, सब चीज है आपके पास रिव्यू डीआरएस का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो। डीआरएस ये तो एम्पायर्स का डिसीजन था, एम्पायर्स रिव्यू था, लेकिन आप थर्ड एम्पायर आपने कैसी एम्पायरिंग कर रहे हो। मैं सरप्राइज हूं इस चीज में। तो एम्पायरिंग का स्तर काफी मेरे को ढीला दिखा आज के मैच में, बहुत ज्यादा ढीला दिखा। दूसरा एक मैं बात कहूंगा वो कंडीशंस की बात कहूंगा। इंडियन टीम का एक चीज मेरे को बेटर लगा कि आज टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग लिया ना कि बॉलिंग। वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप आप सबको पता होगा कि अक्टूबर नवंबर में इंडिया में वर्ल्ड कप होना है। उस टाइम जो इंडिया की कंडीशन रहती है, ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वर्ल्ड कप में। मींस कि आपको 30 to 40 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने ही बनाने हैं, वरना पहले बैटिंग आपकी आ जाती है तो आप 50% मैच तो वैसे ही हार जाओगे। अगर ड्यू फैक्टर मैच प्रभावित करे ना तो एक फेयर वर्ल्ड कप नहीं होता है। अक्टूबर में है और ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके लिए आपको अपनी बैटिंग ना, अब पहले वाली ओडीआई क्रिकेट रह भी नहीं गई है कि आप 320-30 रन बनाना मतलब कि जीत की गारंटी। अब आप 400, 380, 90 बना के भी आप सुरक्षित नहीं हो। 131 पे 6 के बाद कोई टीम अप्रॉक्स 350 चेज कर ले रही है तो आप सोच सकते हो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी, साउथ अफ्रीका ऐसी स्ट्रॉन्ग टीमें क्या चेंज कर सकती हैं। आप 360 बना के भी सिक्योर नहीं रहोगे उस टाइम। तो बैटिंग हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी इंग्लैंड की तरह, और हम लोगों ने खेलना तो स्टार्ट कर दिया। आपको थोड़े दिखा होगा अपने 3 जो श्रीलंका के वर्सेस मैच या ये मैच, तो हमने प्रयास तो किया है। तो इसी प्रयास के साथ थोड़ी बॉलिंग का साथ मिल जाए तो हम लोग काफी बेटर होंगे। उसके बाद से मेन हमारा कंसर्न दूर होगा जब जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं।
जसप्रीत बुमराह का यारो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है जसप्रीत बुमराह को। कभी आप उन्हें फिट डिक्लेयर कर देते हो, फिर खबरें आती है आप उन्हें रूल्ड आउट कर देते हो, फिर खबरें आती है कि नहीं फिट हो गए हैं, वो खेलेंगे आपके मैच श्रीलंका टूर का ओडीआई खेलेंगे, न्यूजीलैंड का खेलेंगे। फिर एकाएक होता है मैच शुरू होने के एक दिन पहले खबर आती है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए हैं ओडीआई सीरीज से। और जस्ट ये सीरीज से ही रूल्ड आउट नहीं है, उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस वो टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाए। कौन सा इंजरी कंसर्न है मेरे को समझ नहीं आता है। अप्रॉक्स एशिया कप के पहले से उनकी इंजरी कंसर्न है। एशिया कप उन्होंने मिस किया, वर्ल्ड कप मिस किया, कई टूर किए, क्या आईपीएल के टाइम ही फिट होंगे बुमराह? मेरे को समझ नहीं आता। इतना आपके पास इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, फिजियो है, एनसीए है, फिर रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती है ढंग की? फिट क्यों, आपके प्लेयर अनफिट क्यों हो रहे हैं? श्रेयस अय्यर अभी अनफिट है, आपके कई प्लेयर आपको मिलेंगे। जडेजा का जैसा कि बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा फिट हो गए हैं, लेकिन उनको अपनी फिटनेस साबित करने के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। वो तो खेले, घरेलू स्तर पर अपने को साबित करें, वही है। वरना इंडिया अगर, हाँ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बैकअप बॉलर पे जाते हैं तो अगर बुमराह के अलावा सिराज के अलावा हमारे पास उमरान मलिक है। उमरान मलिक एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है, लेकिन उमरान मलिक की और शार्दुल ठाकुर की सेम सिचुएशन है, दोनों काफी महंगे साबित होते हैं। उमरान मलिक की थोड़ी लाइन लेंथ भी उतनी बेटर, लेंथ उनकी अच्छी उतनी बेटर नहीं है। तो हमें वर्ल्ड कप में ऐसा बॉलर चाहिए जो कि न सिर्फ विकेट ले बल्कि महंगे भी साबित ना हो। आप टी नटराजन जैसे बॉलर्स हमें वापस लाने होंगे। टी नटराजन कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता, जो एक टाइम इंडिया की स्कीम थिंक में थे, वो नटराजन जैसे बॉलर बाहर हो गए। दीपक चाहर की फिटनेस वैसी ही रहती है। और आज आपने मैच में देखा कि हमारे T20 क्रिकेट के कैप्टन हार्दिक पांड्या का क्या हाल हुआ। हार्दिक पांड्या को कुछ ना, जैसे आपको पता है बैक इंजरी उनकी है और बैक की प्रॉब्लम उन्हें हमेशा रहती है। अभी भी आपने देखा होगा कि पंड्या आज बीच मैच में जब लास्ट के 5-10 ओवर हो रहे थे, 35 to 45 ओवर के अराउंड, पंड्या स्ट्रगल थोड़े कर रहे थे, फिर उन्होंने वापसी की बॉलिंग की। मेरा जब हार्दिक पांड्या कैप्टन अनाउंस हो रहे थे उसके थोड़े दिन पहले की बात है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा कंसर्न था कि इंडिया का नेक्स्ट T20 कैप्टन कौन हो। मैंने वीडियो पर्सनल बनाया और बताया कि मेरे अकॉर्डिंग हार्दिक को कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए। हार्दिक एक अच्छे कैप्टन है, जबरदस्त कैप्टन है, लेकिन जो इनकी फिटनेस इशू है वो सीरीज मिस करेंगे। लाइक अभी सपोज उनको फिटनेस इशू आती है तो अगला सीरीज अभी T20 है न्यूजीलैंड से, वहां उन्होंने मिस किया, तो फिर तो आप तो बैक टू पवेलियन आ गए, आपको कैप्टनसी किसी ना किसी को ट्रांसफर करनी होगी। या आप सूर्या को उस टाइम करोगे या किसी और प्लेयर को करोगे, तो क्यों ना एक फिट सूर्य कुमार यादव को T20 का फाइनल कैप्टन बना देना। सूर्य कुमार यादव तीनों फॉर्मेट खेलने जा रहे हैं इंडिया के लिए, ओडीआई T20 के तो जबरदस्त बैट्समैन हैं ही, फिटनेस भी उनकी जबरदस्त है, इसके अलावा टेस्ट में भी उनका चयन हुआ है, ओडीआई में भी। तो मेरे अकॉर्डिंग सूर्य कुमार यादव इंडिया के लिए बहुत सारे मैच खेलने वाले हैं। अगर अभी तो उनको कोई फिटनेस इशू है नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या को लगातार खेलने के बाद कुछ दिन ब्रेक चाहिए। तो हार्दिक पांड्या न सिर्फ T20 के ही प्लेयर हैं, हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर वर्ल्ड कप में रहने हैं। वर्ल्ड कप में हमारे डायनामाइट डार्क हाउस प्लेयर है वो। तो वैसे प्लेयर को कैप्टन बनाओगे, अगर बीच में आप ब्रेक दोगे तो आपका एक टीम का कंटिन्यूटी तो ब्रेक होगा। T20 वर्ल्ड कप 50 ओवर खत्म होगा, 6 मंथ बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो आपको टीम तैयार करनी है। तो एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए था जो इंडिया के लिए लगातार खेल सके। फिटनेस भी हार्दिक पांड्या की ऐसी फिटनेस जबरदस्त है, लेकिन उनकी बैक की जो प्रॉब्लम है 2018 एशिया कप के बाद, वो उन्हें लगातार परेशान करती रहती है। तो इंडियन टीम का ये कंसर्न है अभी। अगर फिटनेस इशू देखा जाए तो कई सारे प्लेयर अनफिट हो रहे हैं। और बीच में क्वेश्चन अफवाह ये उड़ रही थी कि एनसीए जो है नेशनल हमारी क्रिकेट एकेडमी, तो वहां पे प्लेयर तो वैसे फिटनेस पाने जाते हैं, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि एनसीए में कुछ प्लेयरों की इंजरी खराब हो रही है, मींस कि उनकी इंजरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ऐसे बुमराह इस रिसेंट एग्जांपल है। तो कई प्लेयर एनसीए जाना नहीं चाहते हैं। श्रेयस अय्यर को एनसीए भेजा गया और एनसीए हेड हमारे बीवीएस लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जैसे वहां पे हमारे एनसीए कोच है। तो मेरे अकॉर्डिंग एनसीए पे ये क्वेश्चन मार्क क्यों क्वेश्चन आ रहा है, क्यों अफवाहें उड़ रही हैं, इस सब पे भी ध्यान देने की जरूरत है।
बाकी ओपनिंग की समस्या लगभग हमारी टीम की हल हो गई है। विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है, बस थोड़ी बॉलिंग हमारी चल जाए और जब जडेजा और बुमराह वापस आते हैं टीम में तो हमारी टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है। ओडीआई में, टी20 में भी अभी देखना है, एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, नई टीम है और पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर की वापसी भी हो रही है, तो टी20 में भी हम देखेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ओडीआई की टीम इंडिया की बैलेंस होगी जब सारे प्लेयर हमारे टीम में बैक आते हैं। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने पिछले सालों में सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो श्रेयस अय्यर बैटिंग में, अक्षर पटेल जडेजा की एक पहले जडेजा के बैकअप के तौर पे थे, लेकिन करंट सिचुएशंस में उन्होंने जो इनिंग जो परफॉर्मेंस दे दी है तो जडेजा के एक विकल्प के तौर पे तैयार हो गए हैं। और न सिर्फ कई मामलों में अगर फील्डिंग हटा दिया जाए तो ओवरऑल बॉलिंग और बैटिंग में वो जडेजा के इक्विवेलेंट है। जडेजा का एक ही प्लस पॉइंट है उनकी बॉल फील्डिंग, जो कि जबरदस्त है। और लिमिटेड ओवर क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट कोई भी फॉर्मेट ले जाओ, फिटनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया इतनी हम लोग लकी है कि हमारे पास एक जबरदस्त टीम है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए करंट तैयारियों के आधार पे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 3 टीमें हैं और इंग्लैंड 4 टीमें जो कि सबसे आगे हैं। साउथ अफ्रीका हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, ये थोड़ी डाउन है इस टाइम। आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो टीम है, इंडिया के पास और इंग्लैंड के पास और न्यूजीलैंड के पास, वो कोई भी टारगेट चेज कर सकती है टीमें। और ये मेरे अकॉर्डिंग 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हो सकती हैं ये वर्ल्ड कप में। अभी तो जस्ट ये 3 मैच की सीरीज है जो 1-0 से इंडिया अप है, 2 और मैच, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी, 3 वनडे खेल लेगी टेस्ट के बाद। इसके बाद से हमारा आईपीएल शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दौरा हमारा जो है वो वेस्ट इंडीज दौरा है, फिर एशिया कप और फिर आ जाएगा वर्ल्ड कप। बीच में एक ऑस्ट्रेलिया का एक 3 मैच खेलने आएगी। तो हमारे पास मैचेस अब सेलेक्टेड हैं और हमें टीम अपनी फाइनलाइज करनी है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस ने ना इंडिया को बैकफुट पर धकेला है बॉलिंग में। फिर भी मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स जो है, कुलदीप यादव हो गए, इन्होंने थोड़ी आशा की किरण दी है। और मेरे अकॉर्डिंग काबिला तारीफ है परफॉर्मेंस अगर मियां भाई यानी हमारे मोहम्मद सिराज की। आज उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल था, उनके लिए एक भावनात्मक पल भी था कि वो अपने होम ग्राउंड पर अपना पहला मैच खेल रहे थे। बता दें कि जो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज हैदराबाद से है प्रॉपर, और जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया इसी हैदराबाद की मिट्टी से खेलना स्टार्ट किया, इसी ग्राउंड से खेलना स्टार्ट किया और काफी स्ट्रगल देखा। आज मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे मुकाम पे है, जबरदस्त इंडिया का फास्ट बॉलर है। आज उन्होंने मिस किया, बीच में आपने देखा होगा ग्राउंड पर मोहम्मद सिराज थोड़ी इमोशनल होते हुए भी दिखे। उनके लिए भावनात्मक पल इसलिए था कि उनका ड्रीम था कि वो अपने पिता के सामने अपने होम ग्राउंड मतलब अपने मैदान हैदराबाद में इंडिया की नीली जर्सी में खेले। उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और दुर्भाग्यवश पिताजी की उनकी डेथ 1.5 साल पहले हो चुकी है। तो खैर कोई नहीं, मोहम्मद सिराज के पिताजी जहां भी होंगे अपने बेटे को देख के आज काफी खुश होंगे। और हैदराबाद में कोई भी अपने होम ग्राउंड पर परफॉर्म कर देता है ना, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पूरी फैमिली, उनकी इवन दादी, उनकी मम्मी, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर, फ्रेंड सारे आए होते और उनके सामने इंडिया के को उन्होंने जो बैक थ्रू दिलाया, 2 बैक थ्रू, जब इंडिया पीछे हो रही थी मैच में, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। उन्होंने जो सेंटनर का विकेट लिया और सेंटनर के बाद जो अगली गेंद उन्होंने बोल्ड मारा नेक्स्ट बैट्समैन को, वो काबिल तारीफ था। मेरे अकॉर्डिंग शुभमन गिल को तो मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर ही हुआ, लेकिन मैच का आज का टर्निंग पॉइंट, 2-3 टर्निंग पॉइंट मैं बोलूंगा। फर्स्ट आपके कुलदीप यादव का आप 6 विकेट आपने निकाल दिए, लेकिन उसके बावजूद आप बैकफुट पर थे, लेकिन जो 2 विकेट ये टर्निंग पॉइंट थे वो आप सिराज के। तो सिराज मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर देखा जाए आज बॉलिंग में, तो मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद सिराज है। सिराज, कुलदीप यादव, इनकी 2 की बॉलिंग। बाकी इंडिया का कंसर्न इस सीरीज में आपकी बॉलिंग है ना, वो टेस्ट होने वाली है। श्रीलंका सीरीज में तो आपने एक तरफा हरा दिया, लेकिन इस सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारियां कैसी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई सीरीज है, उसको 2 सीरीज आपको आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसकी सारी पोल या तो पोल खोल देगा या बता देगा कि आप प्रिपेयर हो।
मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जहां लगता है हमारी टीम लगभग 70% रेडी है। 30% हमें बॉलिंग में और थोड़ी एक दो प्लेसेस में हमें ध्यान देने की जरूरत है और हम एक अच्छी साइड बन के आएंगे। फिर से अगर ओवरऑल अगर बैटिंग की अगर बात करें तो आज दोनों ही टीमों के कुछ खास प्लेयरों पर डिपेंड रही। एक टीम के तौर पर देखा जाए तो दोनों ही टीमों की बैटिंग फ्लॉप रही है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया बस डिपेंड रही है मुख्य रूप से शुभमन गिल पे। बीच में छोटी मोटी इनिंग आपकी आ गई, आपकी रोहित शर्मा की आ गई, हार्दिक पांड्या की आ गई, वरना इंडिया की बैटिंग फ्लॉप रही ओवरऑल देखा जाए तो। वहीं सेम हाल न्यूजीलैंड का रहा। न्यूजीलैंड का टॉप क्रम बुरी तरह फ्लॉप रहा। न्यूजीलैंड की ओर से बस 3 प्लेयर पर न्यूजीलैंड की टीम डिपेंड रही, माइकल ब्रेसवेल आपके, इसके अलावा सैंटनर जबरदस्त इनिंग खेली और थर्ड और उनके जो आपके फिन एलन। बाकी दोनों ही टीमों के मध्यक्रम ने खासकर निराश किया मेरे को। अगर उसके अलावा आपकी देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग बॉलिंग में भी दोनों ही टीमों को न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी काफी हल्की दिखी और ये जायज भी है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी हल्की, जस्ट बिकॉज कि उनके जो मुख्य बॉलर है टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट, इसके बिना वो पिछले 10 सालों में पहली बार उतरे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके मुख्य बॉलर टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट टीम में ही नहीं है। तो ऐसे में बॉलिंग न्यूजीलैंड की प्रभावित होना लाजमी था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने मेरे अकॉर्डिंग अच्छा फाइट दिया इंडिया को और अप्रॉक्स इंडिया को लगभग हरा दिया था। खैर 1-0 की लीड है हमारे पास और दूसरा हमें ये सीरीज सेलिब्रेट करने का भी मौका दे सकती है। जो आगामी 5 मैच है, 2 अभी आपके न्यूजीलैंड से ओडीआई बचे हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया से। विराट कोहली के 46 शतक है। तो आप सबसे क्वेश्चन है, जो भी लोग लाइव जुड़े हैं या जो वीडियो बाद में देखेंगे, उनसे क्वेश्चन है कि जो अगले 5 मैच हैं उनमें क्या सचिन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को विराट कोहली ब्रेक कर पाएंगे, 49 शतक का, या बराबरी कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आईपीएल के पहले यही 5 जो मैच बचे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग, जैसा महान प्लेयर सुनील गावस्कर का भविष्यवाणी है कि विराट कोहली आईपीएल के पहले ही सचिन के रिकॉर्ड की या तो बराबरी कर लेंगे या तोड़ भी देंगे ओडीआई सेंचुरी का। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि अगर फैब 4 में अगर बात करें, तीनों फॉर्मेट मिला के, तो फैब 4 में स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट और आपके केन विलियमसन, और इसमें 2 और प्लेयर मैं शामिल करूंगा, बाबर आजम और लाबुशाने, इनमें आप किसको मानते हैं मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्रेट? आपके अकॉर्डिंग कौन है क्रिकेट का किंग? मेरा तो जवाब है विराट कोहली, ऑल फॉर्मेट प्लेयर। टेस्ट में मैं लाबुशाने को लूंगा और स्मिथ को। तो आप भी अपना जवाब दीजिए। मिलते हैं कल और किसी वीडियो के साथ लाइव, और आपको तमाम स्पोर्ट्स का अपडेट देंगे। हॉकी चल रहा है, हॉकी में इंडिया का वेल्स से मुकाबला होने वाला है। तो अगर वेल्स को हम लोग हराते हैं तो हम लोग सेकेंड राउंड में जाते हैं। तो हॉकी टीम के लिए भी जितना प्यार आप क्रिकेट के लिए दिखाते हैं तो हॉकी के लिए भी दिखाइए, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दिया तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कॉमनवेल्थ में हमने फाइनल तक गए थे, ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो हॉकी टीम से काफी उम्मीदें हैं और मेरे को तो हॉकी टीम को मैंने शुभकामनाएं दी हैं। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से, जन भारत टीवी के माध्यम से शुभकामनाएं हॉकी टीम को दे सकते हैं। अपनी वीडियो बना के 1 मिनट के अंदर का वीडियो होगा, आप हॉकी टीम को शुभकामनाओं के साथ हमें भेज सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमें आप मेल कर सकते हैं हमारे मेल ID news@janbharattv.com। आप ये लाइव देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अपडेट्स के साथ, तब तक मेरे को यानी रोहित को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रणाम।